वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो आपका होने वाला है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आता है और रियलिटी भी यही है, हकीकत भी यही है। और उम्मीद करता हूं कि आपने पहले एक या दो बार एग्जाम दिया है। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बच्चे फिजिक्स में ही फेल होते हैं। अगर मैं एयरफोर्स टेक्निकल की बात करूं, एक्स ग्रुप की बात करूं, तो इसके पीछे क्या रीजन है और उन रीजंस को सॉल्व करने के लिए हमें कितना पढ़ना है, मैं फिजिक्स की बात करूंगा, क्या पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर जो 25 आउट ऑफ 25 आप लेके आ सके। लेकिन किसके आएंगे वो 25 आउट ऑफ 25? चलो 24 मान लेते हैं, 23 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। लेकिन सबसे पहली समस्या यह है कि वो एक कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या कर रहा है, जो सुनना एयरफोर्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है बच्चा फिजिक्स में। ये वीडियो आपको बड़ी तसल्ली से देखना है, 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा। लेकिन एक एक बात जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कनेक्ट करेगी, और उसमें आप कहां स्टैंड करते हैं कमेंट में रिप्लाई करना और उसको क्लियर कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना, उसको हटा देना प्रॉब्लम को, ताकि चीजें अपने पेपर में फिर से नहीं हो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक्स ग्रुप की बात करूंगा, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या करता है बच्चा, सबसे बड़ी मिस्टेक है वो बच्चा क्या करता है आपके एक्स ग्रुप की। अगर मैं बात करूं भाई, फिजिक्स तो एक्स ग्रुप में ही आएगी, कि आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, एक फिजिक्स होगा, एक मैथ्स होगा, एक इंग्लिश होगा। जबकि तीनों पेपर जब एग्जाम में होंगे, और अगर आपने पेपर दिया है एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया उसको भी पता चले कमेंट पढ़ के, क्या तीनों सब्जेक्ट में सबसे टफ पेपर किस सब्जेक्ट का आता है? सबसे टफ पेपर किस सब्जेक्ट का आता है? पहले मैं एग्जामिनर का नजरिया देख लेता हूं, फिर मैं आप पे आऊंगा। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में सबसे टफ पेपर किसका आता है? तो वो नंबर 1 पे आता है आपका फिजिक्स, उसके बाद में नंबर 2 आपका मैथ्स, और नंबर 3 आपका इंग्लिश, जिसे मैं कहूंगा इजी मोड में। इंग्लिश में बच्चा मान के चलिए 10% बच्चा भी इंग्लिश में फेल नहीं होता है, अगर उसने बेसिक लेवल पे इंग्लिश की तैयारी करी है तो। लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चा सेक्शनल कट ऑफ 7 नंबर 8 नंबर बच्चा नहीं लेके आ पाता है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है। जबकि मैथ्स और इंग्लिश में उसके 17 17 18 18 20 20 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला खेल एग्जामिनर खेलता है, और ये नाइंसाफी है, और ये हमेशा होता है, और होता केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ है, वो है आपका फिजिक्स। अब ये नहीं कहते कि फिजिक्स का पेपर टफ आता है, इसका मतलब नीट का या आईआईटी का पेपर आता नहीं, लेकिन इन दोनों पेपर के कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर टफ आता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जिन बच्चों ने पेपर दिया, रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट में जरूर लिखें कि हां सर ये बात तो है कि तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स का पेपर टफ आता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, रियल में फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो काफी एक्सपेंड है। आपका 11th 12th फिजिक्स पूरा आता है, और फिजिक्स में इतनी थ्योरी, इतने फॉर्मूले, इतने न्यूमेरिकल, तो वास्तव में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तो है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चे को इंग्लिश और मैथ्स इजी लगता है, क्योंकि फॉर्मूला लगाओ काम हो गया, मैथ्स में इंग्लिश में फिक्स क्वेश्चन है बनेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, लगाते गए। लेकिन जो मेकअप होता है वो फिजिक्स में ही होता है। तो बच्चा क्या करता है, जो बच्चे को इजी लगता है, आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं कि हां सर ये मेरे साथ होता है, तो रिप्लाई करना। आपको इजी जो सब्जेक्ट लगता है, जैसे आपका इंग्लिश इजी लगता है, इंग्लिश को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश को ज्यादा दे रहे हैं, आप मैथ्स को ज्यादा दे रहे हैं, और फिजिक्स को सबसे कम दे रहे हैं। जबकि आपको करना उल्टा था, इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना था फिजिक्स को, और सबसे कम देना था आपको जो सबसे इजी आपके लिए है, इंग्लिश। वो कभी टफ पेपर नहीं बनेगा, इंग्लिश का चैलेंज है मेरा। और आप उल्टा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही फिजिक्स उठाओगे 3 सवाल गलत होंगे, डर के, घबरा के, डिमोटिवेट होके बंद, और चलो अब तो इंग्लिश पढ़ते हैं, चलो हम तो मैथ्स पढ़ते हैं, और फिर फिजिक्स पे फेल, मैथ्स में 25 में से 25 या 24 या 20, इंग्लिश में 20 में से 20, 17 18 15, और फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं। ये जो टाइटल था वो हकीकत है।
क्योंकि वो बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चे फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो डबल मार होगी। पहले तो पेपर आपका टफ बनता है, दूसरा सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल, इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी लैंग्वेज है जो बच्चे को याद करनी होती है, और उस वजह से बच्चा इससे भागता है। तो क्या आप इस बात को कनेक्ट कर रहे हो? आप अगर मान लो 6 घंटे तैयारी कर रहे हो तो आपको 2-2 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को दे रहे होंगे। मैं कहता हूं आप 4 घंटे अभी फिजिक्स को दो। अब अगर ऐसा कर रहे हो तो आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ो, 1.5 घंटा आप मैथ्स, 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ लो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो, 6.5 घंटे कर लो 6 की जगह। लेकिन फिजिक्स को आपको अभी सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। लेकिन सर टाइम तो दूं, लेकिन पढ़ूं कैसे? मैं मॉक टेस्ट उठाता हूं, डिमोटिवेट हो जाता हूं, मैं उस बीमारी पे चलता हूं। सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? अभी से फुल मॉक टेस्ट लगा रहा है, जबकि बच्चे की तैयारी 20%, 30%, 50% होगी, 60% होगी, लेकिन फुल मॉक टेस्ट लगा रहा है। रिजल्ट बच्चे के सामने निकल के क्या आ रहा है? बच्चा मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि तैयारी है नहीं, स्कोर बनेगा नहीं। बच्चा सोचेगा मुझे तो कुछ नहीं आता। तो एक डबल डिमोटिवेशन बच्चे के एंड से हो गया। तो जो अभी से बच्चा फुल मॉक टेस्ट लगा रहा है, वो अपनी इस जो एग्जाम की तैयारी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। सर जो बच्चा रिपीटर है उसको लगाना चाहिए, हां उसको लगाना चाहिए, लेकिन एक शर्त पे कि उसको लगे कि मैंने पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया है। तो पूरा सिलेबस मैंने रिवाइज कर लिया है, अब मुझे मॉक टेस्ट लगाने, उस बच्चे को लगाना चाहिए। तैयारी है नहीं, मॉक टेस्ट लगाना है, और वहां से रिजल्ट आपका मिलता है 0, क्योंकि सवाल तो गलत होंगे, आप सीखने को वहां पे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सवाल आपको आ नहीं रहे। तो अपना नुकसान क्या? उल्टा हम डिमोटिवेट और हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है लास्ट के 10 डेज, लास्ट के 10 डेज में आप मॉक टेस्ट लगाइए, लास्ट के 10 डेज में आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन अभी नहीं। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो सर फिर इस फुल मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला प्लान है कि आप फिजिक्स के जो टॉपिक है उस टॉपिक को लो, आप पहले उस टॉपिक के फटाफट कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करो, फटाफट कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करो, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद में डायरेक्ट आपको उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है सीपीपी हमारा दिया हुआ, क्योंकि सीपीपी मतलब पूरे चैप्टर का एक फॉर्मेट जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट से एक सवाल बनाया गया है। अगर वो सीपीपी लगाते हो तो उस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को आपका माइंड टच कर जाएगा। मैंने आपको इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं बोली ना, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की 2 से 3 से 4 क्लास होगी, 5 क्लास होगी, लेकिन सीपीपी एक होगा। आप डायरेक्ट सीपीपी में जाओ, पहले उसके कॉन्सेप्ट नोट्स को रिकॉल करो और डायरेक्ट सीपीपी लगाओ टॉपिक वाइज, फिर दूसरा टॉपिक उठाओ और फिर उसके कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करो और फिर उसकी सीपीपी लगाओ। केवल सीपीपी के लिए बोल रहा हूं, केवल सीपीपी के लिए बोल रहा हूं। ऐसा करके मान लो आपने 5 टॉपिक तैयार कर लिए, और देखना फिर कॉन्फिडेंस, चैलेंज कर रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकली ये चीज प्रूव है बच्चे के साथ में, उस बच्चे को हैबिट में लाके ये चीज हमने की है और उसका कॉन्फिडेंस अलग है। वो 5 टॉपिक आपने कर लिए, उनका एक एसपीपी या सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं मिक्स में आ रहे हैं, टॉपिक वाइज में है, उनको लगा लो। 101% कॉन्फिडेंस आपका गेन करेगा। मैथ्स में भी सेम चीज, इंग्लिश में भी सेम, लेकिन मैं फिजिक्स की बात बता रहा हूं जहां पे सबसे बड़ी कमी बच्चे को आती है। अब सर ये टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहले उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है लेकिन अभी भी आपके तैयार नहीं है। मैंने आपको पढ़ा दिया है लेकिन अभी आपके तैयार नहीं है, तो ये काम करना उनके साथ स्टार्ट कर दो, नहीं बहुत पीछे रह जाओगे, सेक्शनल कट ऑफ में भी लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिजिक्स से अगर भाग रहे हो, आप सबसे कम टाइम फिजिक्स को दे रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा टाइम आपको फिजिक्स को देना चाहिए। और ये बात रियलिटी है, हकीकत है, ये हर एक बच्चे के साथ होता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स टफ पढ़ता है, डरता है, उसे भागता है, वो इंग्लिश पढ़ लेगा, मैथ्स पढ़ लेगा,
लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ेगा। और जितना कम पढ़ोगे उतना स्कोर कम, जितना ज्यादा पढ़ोगे इतना स्कोर ज्यादा होगा। फिजिक्स को अपने को टाइम बढ़ाने की जरूरत है और ये चीज यहां पर आपकी काम करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सेप्ट पे आपको उस चैप्टर के काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वर्क करेगा तो ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करो जल्दी जल्दी, जो नोट्स बैच में आपके अवेलेबल है। उसके बाद में रिवीजन, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उस चैप्टर का आपको सीपीपी लगाना है, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। सारे के सारे नोट्स बैच में आपके अवेलेबल है, अपलोड हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, फिर से अपलोड हो रहे हैं नए सीपीपीज आपके, उन पे आपको काम करना है। ये सीपीपीज नोट्स बैच की आत्मा है। आप बैच ज्वाइन कर रखे हो लेकिन सीपीपी के लिए पूछते हो बेटा किया सर, वो मैं कल करूंगा, आज करूंगा, टाइम नहीं मिला, ये एक्सक्यूज नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट्स बैच का, जो आपको रिवीजन में लगाना है। चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करें? चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए मैंने आपको सीपीपी के लिए बोला है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो फिर जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैंने कराई है वो आप करो। और फोकस बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे 13 जगह भटकोगे, एक जगह भी फोकस नहीं कर पाओगे। एक फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे बस ये कंटेंट जो सर दे रहे हैं ये तैयार करना है, बाकी कोई बुक नहीं, बाकी कोई मॉक टेस्ट नहीं, बस केवल उस कंटेंट को टारगेट करो। अगर 13 जगह मॉक टेस्ट, 13 जगह आप प्रैक्टिस, 13 जगह की 13 तरीके की बुक लगा रहे हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि मैंने कितना पढ़ लिया और कितना मेरा बाकी है। सोच के देखो एक बार आप खुद से, यार मुझे पता तो है कि मेरे कितने टॉपिक तैयार हो गए, कितने बाकी हैं, लेकिन उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप फोकस कर लें बचे हुए टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस संडे को 12th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स में लेके आने वाला हूं। सुबह 8 बजे आपका लाइव होने वाला है, कम से कम 3-3.5 घंटे लाइव चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स, पूरा भंडारा होगा, लाइव चलेगा, क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और उसके बाद में प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एयरफोर्स का, जो कि आपको 12 बजे देखने को मिलेगा मेरे बाद में। तो ये क्लास आपकी इंग्लिश की होगी इस संडे को, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। क्लासेज हमने लगा दी है। और जो बच्चा नोट्स बैच में नहीं जुड़ा है, बेटा जुड़ के सीपीपीस जो हर एक चैप्टर के वहां पे अवेलेबल हैं, एसपीपीस और ये कॉन्सेप्ट नोट्स जो वहां पर अवेलेबल हैं, इनको जरूर से अपने रिवीजन में डेली बेसिस पे ऐड करना है। और उन चैप्टर को सबसे ज्यादा सीपीपीस लगाने हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, उनको ज्यादा रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। नोट्स बैच का इंपॉर्टेंस लास्ट के 1 महीने में ही आता है। जब बात रिवीजन की आती है, जब बात स्पीड गेन करने की आती है, तो नोट्स बैच का निचोड़ लास्ट के 1 महीने ही निकलता है। नहीं जुड़े हो बेटा, जुड़ जाना। और अगर जुड़ गए हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से नोट्स बैच के साथ में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यहां पर आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना क्या सर इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप उस पर काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, स्कोर आपका बढ़ेगा 101%। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।